मुल्क में यूट्यूब और सोशल मीडिया ने एक नई दुनिया कायम कर दी है, जहां लाखों नौजवान अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देखकर मुतासिर होते हैं। ये एंटरटेनमेंट का नया जरिया तो ज़रूर है, लेकिन बदकिस्मती से इसके मनफी पहलू भी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। जैसा कि हालिया दिनों में एक बड़ी खबर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई, जब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उन पर इल्ज़ाम है कि वो अपने यूट्यूब चैनल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी जुए और बेटिंग ऐप्स जैसे 1x Bet और यूनोमो की तशहीर कर रहे थे। और FIR के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ नौजवानों को गुमराह कर रहा था, बल्कि कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचा रहा था। ये गिरफ्तारी एक बहुत बड़े मसले की निशानदेही करती है, और वो मसला है नौजवान नस्ल को झूठे ख्वाब दिखाकर तबाही की तरफ धकेलने का। सवाल ये पैदा होता है कि ये बेटिंग ऐप्स क्या हैं और इनसे करोड़ों रुपए कमाने के दावे किस हद तक सच हैं। असल हकीकत यह है कि वन एक मशहूर लेकिन गैर कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां खेलों पर शर्त लगाई जाती है। क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों के नताइज पर पैसे लगाकर लोग जीतने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सूरतों में सब कुछ हार बैठते हैं। इसी तरह ऐप बेनोमो को बज़ाहिर ट्रेडिंग ऐप के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन दरअसल ये भी जुआ खेलने का ज़रिया है, क्योंकि इसमें सारिफिन को कहा जाता है कि किसी करेंसी या स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ये हाँ या ना का खेल है, जिसमें इल्म या महारत कम और किस्मत का ज़्यादा अमल दखल होता है। माहिरीन के मुताबिक इसमें शामिल होने वाले 90% अफराद अपना पैसा खो देते हैं और नुकसान के बाद मज़ीद सरमाया लगाते हैं ताकि अपनी हारी हुई रकम वापस हासिल कर सके, लेकिन नतीजा मज़ीद नुकसान की सूरत में निकलता है। फिर जो मेल बेट भी 1x Bet की तरह एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें सारिफिन को क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और दीगर खेलों पर शर्त लगाने के मौके दिए जाते हैं। इसका ज़ाहिरी ढांचा प्रोफेशनल नज़र आता है, लेकिन हकीकत में ये भी एक जुए का कारोबार है। पाकिस्तान और कई दीगर ममालिक में ये गैर कानूनी है, लेकिन मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियो में इसकी तशहीर करते हैं। इसके ज़रिए ना सिर्फ माली नुकसान होता है, बल्कि खेलों को भी जुए के कारोबार का हिस्सा बना दिया जाता है, जो खेल की असल रूह के ख़िलाफ़ है। Bet365 दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ये कई ममालिक में कानूनी भी है, लेकिन पाकिस्तान और दीगर इस्लामिक वर्ल्ड में ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इस ऐप के ज़रिए खेलों, कैसीनो गेम्स और वर्चुअल बैटिंग की सहूलत मिलती है। नौजवान ये समझते हैं कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इसलिए महफूज है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें भी वही जुआ है, जिसके नतीजे में ज़्यादातर सारिफिन अपनी कमाई खो देते हैं। पेरी मैच है, ख़ास तौर पर एक मशहूर रेटिंग ऐप है जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इसमें खेलों पर शर्त लगाने के साथ साथ लाइव कैसीनो और वर्चुअल गेम्स पर भी बैटिंग होती है। इसका सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि इसमें नए आने वालों को वेलकम बोनस दिया जाता है ताकि वो मज़ीद सरमाया लगाने के आदी हो जाए। यूँ ये प्लेटफॉर्म नौजवानों को ट्रैप करने के लिए नफसियाती हरबे इस्तेमाल करता है। बेटवे भी आलमी सतह पर मशहूर बेटिंग वेबसाइट है, जिसे ज़्यादातर यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पोर्ट्स बेटिंग के साथ कैसीनो, रोलेट और स्लॉट मशीन्स जैसी गेम्स भी मौजूद हैं। ये तमाम गेम्स किस्मत आजमाने पर मबनी है, और जुआ खेलने वाले को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो एक ऐसे खेल में अपनी दौलत झोंक रहा है जिसके जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में चूँकि ये सब गैर कानूनी है, इसलिए यहाँ के सारिफिन को दोहरा नुकसान होता है। एक तो पैसे की बर्बादी और दूसरा कानूनी कार्रवाई का ख़तरा। फिर 22Bet ये भी एक इंटरनेशनल बेटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खेलों के साथ साथ ऑनलाइन कैसीनो गेम्स की भी सहूलत देता है। इस ऐप के इश्तहारात में दावा किया जाता है कि आसान पैसा और तेज़ी से मुनाफा मुमकिन है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग नुकसान उठाकर बाहर निकलते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को शॉर्टकट का आदी बनाकर उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। ये तमाम ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स एक ही मकसद के लिए बनाए गए हैं, और वो ये है कि लोगों को शॉर्टकट के लालच में लाकर उनकी जेबों से पैसा निकालना। उनका तरीक़ाकार आम जुआ खेलने जैसा है। ये है कि ये सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए होता है। इनके ज़रिए पैसा पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता है, जिससे मुल्क की मईशत भी मुतासर होती है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये नौजवानों को तालीम, मेहनत और हुनर की बजाय किस्मत आजमाने की तरफ माइल करता है, और ये पूरी एक नस्ल तबाही के दहाने पर पहुँच सकती है। ये ऐप्स नौजवानों को सबसे पहले आसान दौलत का ख्वाब दिखाती हैं। इश्तिहारात में ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं कि जैसे कोई आम शख्स चंद क्लिक्स के बाद करोड़पति बन गया है। इन दावों के पीछे हकीकत यह है कि चंद लोगों की मिसालें सामने लाकर हज़ारों और लाखों लोगों को जाल में फंसा दिया जाता है। ये वही फार्मूला है जो हर किस्म के जुआ खेलने में इस्तेमाल होता है।
एक दो लोग जीतते हैं ताकि बाकी सब लालच में आकर अपनी कमाई हार बैठे। बदकिस्मती से नौजवान नस्ल इस फरेब में सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि वो पहले ही बेरोज़गारी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब उनके सामने ये उम्मीद रखी जाती है कि बगैर मेहनत के सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलकर लाखों कमाए जा सकते हैं तो फौरी तौर पर मुतासिर होते हैं और अपनी जमा पूंजी भी लगा बैठते हैं। अब ये वो ऐप्स हैं जिन मुताल्लिक ढकी भाई पर ये इल्ज़ाम है सादुर रहमान पर कि वो इसकी प्रमोशन भी कर रहे थे, इसमें मुलव्विस थे, और फिर जो संगीन दफ़ात हैं ख़ास तौर पे जो मुकदमे का इंदराज हुआ उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो दफ़ात है वो भी शामिल है। FIA की टीम हरकत में आई है। अब ये सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, एक मैसेज को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसमें बड़ी तादाद यूथ की है, नौजवानों की है जो आपको फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली वो अपने मुस्तकबिल को भी दाव पर लगाते हैं अगर आप इस तरीके से इंस्पायर या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हारून बलूच साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपने यकीनन ये मामला देखा होगा, सादुर रहमान मारूफ यूट्यूबर है, उनको NCIA ने गिरफ्तार किया है। जो चार्ज शीट है, हाउ डू यू डिफाइन दैट? ये जो चार्जेस लगाए गए हैं ये किस कदर संगीन दफात हैं जो इस मुकदमे के अंदर है? जी बिल्कुल, जो दफात मैंने देखी है पीका के जो कानून है उसके अंडर जो दफात लगाई है जिसके अंदर गालिबन 12, 13, 14 इवन के 14 की जो सेक्शन है वो साइबर टेररिज्म का सेक्शन और उसके अंदर बहुत संगीन किस्म की जो सजाएं हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो मेन जो केस अगर हम बात करें इस केस की वो बैंकिंग फ्रॉड का है, और या डिजिटल फ्रॉड आप इसे कह सकते हैं कि आप अपनी जो शोहरत है जो अपने सोशल मीडिया से कमाई है, आपका एक इन्फ्लुएंस है यूथ के ऊपर और मिलियंस में आपकी फॉलोइंग है यूट्यूब के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर, और फिर आप उस इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए आप एक इस तरह का बिजनेस अपने जहन में और आइडिया क्यूरेट करते हैं कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें वो रातों रात लोगों को अमीर होने के बाग दिखाकर और फिर खुद उसमें से पैसे बनाकर और फिर यहाँ से निकलते बने। तो इस किस्म का एक फ्रॉड का केस बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो दफात है वो डेफिनेटली जो इन्होंने लगाई है वो बैंकिंग फ्रॉड की है और साइबर टेररिज्म की भी इसमें चीजें शामिल है जिसमें 14 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट्स के अंदर कि कोर्ट्स अब फर्दर कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे इस केस को। क्या सारी की सारी दफात जो इसके अंदर लगाई गई, क्योंकि दफात बहुत ज्यादा इसके अंदर लगाई गई है साइबर क्राइम की भी और PPC की भी, तो क्या सारी की सारी वो एप्लीकेबल होंगी या नहीं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक और स्टेट बैंक के लॉज और रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान में आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं जो कि बेटिंग यानी कि जुआ उसकी तरफ लोगों को माइल करे। और डकी भाई साहब जो है वो यही करते रहे हैं। उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस जिसकी मैं बात कर रहा था, मिलियंस की तादाद में उनका इन्फ्लुएंस है यूथ के ऊपर, और हमारे यूथ उनकी एजुकेशन तो है नहीं। और ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि इस चीज से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में वो लोग जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और चीजों को जानते हैं कि बाहर कौन से ऐसे मौके हैं। जैसे आपको पता है आजकल एक पाकिस्तान में बिटकॉइन का बड़ा जैसे एक चर्चा है, और लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ क्या है और ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है, किस तरीके से माइनिंग होती है। सिर्फ आपने उस वक्त भी नोट किया होगा कि वकार ज़का साहब थे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और फिर उसको हवा दी और कोशिश की कि लोगों को ल्योर इन किया जाए, और उसमें भी उन्होंने खासी कमाई की है। और फिर इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन जो फाइनेंशियल जो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ऑनलाइन या ई-कॉमर्स टाइप के बिजनेस होते हैं, तो वो भी सारे के सारे क्रेडिबल नहीं है। पाकिस्तान में उस तरीके से इनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, ना उनकी कंपनियों की एग्जिस्टेंस है। और इस पर्टिकुलर केस में भी ऐसे ही हुआ है कि डकी भाई ने अपने आप को बायोमो का अपना पाकिस्तान का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव या इस किस्म का एक ओहदा शो करके लोगों को ल्योर इन करके और बेटिंग की तरफ माइल करने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान के बैंकिंग लॉज के सरासर खिलाफ है। अच्छा हारून बलोच साहब, अब जाहिर है जब आप एज एन इन्फ्लुएंसर आप डिजिटल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आयद होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत पे जो है पेश करना चाहिए। लेकिन हमने देखा ये है कि अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं
और फिर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है, और फिर उनको जो फॉलो करने वाले हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। इस पर कोई रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए? मतलब यहाँ डिसाइड कर लेना चाहिए FIU, और छान पटक होनी चाहिए सबकी। वो टिकटॉक से कर रहे हैं, वो यूट्यूब से कर रहे हैं, या किसी और जगह पे इन्फ्लुएंस करते हुए ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर इसलिए होते हैं कि ये यहाँ पे तो कमाई बहुत ज़्यादा है, जो शायद इंजीनियरिंग की डिग्री लेके या मेडिकल की डिग्री लेके या कोई और स्किल लेके शायद इतने पैसे नहीं मिल सकते, ये ईजी मनी है। तो इसके लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब दिया जा सकता है? देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पाकिस्तान में बहुत, मैं कहूँगा, कॉम्प्रिहेंसिवली मौजूद है। डिजिटल स्पेसेस को गवर्न करने के लिए बहुत अच्छे लॉज मौजूद है। जैसे पीका के अंदर ये शिकें जो इस वक्त इन्होंने लगाई हैं, ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की शिकें डाली गई हैं। फिर इसके अलावा और भी बैंकिंग के अपने लॉज हैं, स्टेट बैंक के लॉज हैं, रूल्स हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जो सना इसमें मजीद लॉज को स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है, सिर्फ एजुकेशन की जरूरत है। हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत, मतलब पूरी दुनिया तारीफ करती है। पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो लॉ मेकिंग है वो जरूरत से ज्यादा हुई है। तो लीगल फ्रेमवर्क का इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इशू है एजुकेशन का। आई थिंक कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरीके से जो जदीद दौर है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी डार्क स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं जिनको आप एजुकेशन के जरिए अवाम को बताकर कि आपने किस किस्म की एक्टिविटीज जो पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क है या दुनिया का लीगल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखें, बैटिंग के हवाले से अगर सिर्फ हम इसी केस को हम मद्देनजर रखें तो बैटिंग पूरी दुनिया में तो बैन नहीं है ना। बहुत सारे कंट्रीज ने इसको लीगलाइज किया हुआ है, और इस किस्म के एप्लीकेशंस की मौजूदगी और इस किस्म के बिजनेसेस की मौजूदगी लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ही है। लेकिन उन कंट्रीज में जहां पर ये काम लीगल है, जैसे चाइना, मकाओ, इस किस्म के कंट्रीज हो गए, या फिर US हो गया, वहां पर इस किस्म की चीजें चलती है, दुबई वगैरह। लेकिन पाकिस्तान के लॉज में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क बताने की जरूरत है आवाम को, यूथ को, कि आप किस किस्म की ऑनलाइन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। ठीक है हारून भाई साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नहीं पता होगा। जी, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर अनफॉर्चुनेटली। मुझे कलामी के लिए माजरत, एक ब्रेक लेते हैं। ये अलार्म बेल है जो रिंग हो रही है, और बड़ी तेज़ी से जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, कम अज़ कम फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उस इन्फ्लुएंस में आके इस तरह की कोई हरकत कर जाते हैं जिसका खमियाजा फिर बाद में भुगतना पड़ता है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। KP के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर बात के बाद हमारे साथ ही।